कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं, जैसे घर खरीदना या नौकरी बदलना, और दिमाग में जैसे एक तूफान चल रहा होता है। 100 अलग अलग आवाजें, डर, उम्मीदें, और आखिर में हम एक फैसला ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, किस आधार पर किया। और अक्सर उस सवाल का जवाब ये नहीं होता कि हमने बहुत सोच समझकर सारे तथ्य देखकर फैसला लिया। हाँ। जवाब ये होता है कि हमारे दिमाग ने कुछ शॉर्टकट ले लिए। ये शॉर्टकट हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक हिस्सा है, कोई गड़बड़ी नहीं। बिल्कुल। हमारे दिमाग में सोचने के दो सिस्टम काम करते हैं। एक है सिस्टम 1, हमारा ऑटो पायलट, जो पलक झपकते ही बिना सोचे समझे काम करता है। और दूसरा है सिस्टम 2, हमारा पायलट, जो धीमा है, तर्क संगत है और जैसे काम करने में मेहनत लगती है। आज की इस चर्चा का मिशन है इन दोनों सिस्टम्स के बीच के इस खेल को समझना और ये जानना कि कैसे कुछ अनजाने मानसिक पक्षपात यानी बायस हमारे बड़े से बड़े फैसलों पर असर डालते हैं। ऑटो पायलट और पायलट असल में काम कैसे करते हैं? सिस्टम 1 तो वो है जो हमारी जिंदगी के ज्यादातर काम करता है। हाँ, जैसे सड़क पर गाड़ी चलाना, किसी का चेहरा देखकर उसका मूड भाप लेना, या नमक और जैसे वाक्यों को पूरा करना। बिल्कुल, ये सब ऑटोमेटिक है और ये बहुत जरूरी भी है। जरूरी क्यों? सोचिए, अगर हर छोटे काम के लिए हमें अपने धीमे तर्कसंगत सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ता, तो हम सुबह बिस्तर से उठने में ही घंटों लगा देते हैं। सिस्टम 1 हमारी ऊर्जा बचाता है और हमें तेजी से काम करने में मदद करता है। सही बात है। समस्या तब शुरू होती है जब हम मुश्किल और जरूरी फैसले भी इसी ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सिस्टम 1 हमेशा खराब होता है? मैंने सुना है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कोई बहुत अनुभवी डॉक्टर या फायर फाइटर, उनका पहला रिएक्शन या गट फीलिंग अक्सर ज्यादा सटीक होती है। वो तो सिस्टम 1 का ही कमाल है ना। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब कोई एक्सपर्ट हजारों घंटे किसी चीज का अभ्यास करता है, तो उनका सिस्टम 1 बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हो जाता है। अच्छा। उनकी वो गट फीलिंग असल में सालों के अनुभव का निचोड़ होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों में एक्सपर्ट नहीं होते। सही है। हम रोज रोज घर नहीं खरीदते या करियर नहीं बदलते, और यहीं पर हमारा अप्रशिक्षित सिस्टम 1 हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि वो काम सिस्टम 2 को सौंपने के बजाय खुद ही शॉर्टकट ले लेता है। और यहीं से ये सारे बायस या मानसिक धोखे पैदा होते हैं। एग्जैक्टली। चलिए उसी घर खरीदने वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। मान लीजिए किसी को एक घर पसंद आ गया, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सामना होता है एंकरिंग इफेक्ट से। एंकरिंग इफेक्ट यानी पहली जानकारी का दिमाग पर चिपक जाना। एजेंट आपको घर की कीमत बताता है, मान लीजिए 1 करोड़। अब भले ही वो कीमत बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपके दिमाग के लिए वही एंकर या लंगर बन गया है। मतलब अब सारी बातचीत उसी के आसपास होगी। हाँ, आपकी सारी बातचीत, सारा मोल भाव उसी 1 करोड़ के आसपास घूमेगी, भले उस घर की असली कीमत 80 लाख ही क्यों न हो। बाप रे। एक क्लासिक प्रयोग में लोगों से पूछा गया कि क्या गांधी जी की मृत्यु 114 साल की उम्र के बाद हुई, और फिर उनसे उनकी मृत्यु की उम्र का अंदाजा लगाने को कहा गया। ओके। लोगों के जवाब बहुत बड़े थे। दूसरे ग्रुप से पूछा गया कि क्या उनकी मृत्यु 35 साल से पहले हुई, तो उनके जवाब बहुत छोटे थे। जबकि उस 114 और 35 के नंबर का असलियत से कोई लेना देना नहीं था। कुछ भी नहीं। लेकिन वो दिमाग में एक एंकर बन गया। मैं खुद इसका शिकार हुई हूँ। जब मैं अपना पहला घर खरीद रही थी, तो एजेंट ने एक बहुत बड़ी कीमत बताई। भले ही मुझे पता था कि वो ज्यादा है, लेकिन मेरी सारी बातचीत उसी नंबर के इर्द गिर्द घूमती रही। ये तो डरावना है, खासकर जब हम सोचते हैं कि कानून जैसी जगहों पर इसका क्या असर होता होगा। बहुत गहरा असर। स्टडीज दिखाती हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर किसी मामले में ज्यादा सजा की मांग करता है, तो जज भी ज्यादा सजा सुनाते हैं। अच्छा। हाँ, वो शुरुआती मांग जज के दिमाग के लिए एक एंकर बन जाती है, भले ही केस के तथ्य वही हों। अच्छा, तो घर खरीदने की प्रक्रिया में और कौन से बायस काम करते हैं? एक बार कीमत तय हो गई, फिर आता है एक बहुत खतरनाक कॉकटेल, ओवर कॉन्फिडेंस बायस और कंफर्मेशन बायस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकना। हाँ, हमें लगता है मैं इस घर को खरीदकर बहुत अच्छा फैसला ले रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी की अच्छी समझ है। पर क्या थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है? कोई भी नया बिजनेस शुरू करने या कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा तो करना ही पड़ता है। हाँ, कुछ हद तक ये सही है। इसे पॉजिटिव इल्यूजन कहते हैं, और ये हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन
जब ये हकीकत से बहुत दूर हो जाए तो नुकसानदेह होता है। सीईओज अक्सर इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका देते हैं और बाद में वो डील फेल हो जाती है। और फाइनेंस में निवेशक सोचते हैं कि वो बाजार को हरा सकते हैं, इसलिए ज्यादा खरीद बिक्री करते हैं और नुकसान उठाते हैं। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि पुरुष निवेशक महिलाओं की तुलना में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। और इस ओवर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करता है कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल। कंफर्मेशन बायस का मतलब है कि हम ऐसी जानकारी खोजते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे। अच्छा, तो अगर आपने सोच लिया है कि वो घर आपके लिए बेस्ट है, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे इस इलाके में रहने के फायदे, इन न के इस इलाके की समस्या है। सही कहा। आप उन दोस्तों से बात करेंगे जो कहेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया फैसला है, और उस दोस्त की बात अनसुनी कर देंगे जो कहेगा एक बार और सोच लो। ये तो हमें अपनी ही सोच के एक बुलबुले में कैद कर देता है। हाँ बिल्कुल। ये तो सोशल मीडिया पर हर रोज होता है। हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी जैसी बातें करते हैं। हाँ, और आपराधिक मामलों की जांच में ये टनल विजन पैदा कर सकता है। अगर जांच अधिकारी को शुरुआत में ही किसी पर शक हो जाता है तो वे अनजाने में सिर्फ उसी संदिग्ध के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर वाले उदाहरण में एक और चीज होती है, ये घर हाथ से निकल ना जाए वाला डर। ये बहुत हावी हो जाता है। आपने एक और बहुत जरूरी बायस की तरफ इशारा किया है, लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की चाह। लॉस अवर्जन एक अच्छा घर पाने की खुशी पर हावी हो जाता है। इसी डर की वजह से लोग अक्सर जल्दबाजी में या ज्यादा कीमत पर फैसले ले लेते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी बात को कैसे पेश करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा। इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर किसी मरीज को कहा जाए कि एक सर्जरी में 90% बचने की संभावना है, तो ज्यादातर लोग हाँ कहेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर उन्हीं को कहा जाए कि 10% मरने का खतरा है, तो बहुत कम लोग राजी होंगे, जबकि बात एक ही है। बात तो एक ही है, पर एक को हमने फायदे गेन की तरह और दूसरे को नुकसान लॉस की तरह फ्रेम किया। ये जानकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है कि हमारा दिमाग इस तरह की गलतियां करने के लिए बना है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है। हाँ, और इसी निराशा का फायदा उठाकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प की इंडस्ट्री। ओह हाँ। अरबों डॉलर का बाजार है जो वादा करता है अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई किताब सच में हमारे दिमाग की इस गहरी वायरिंग को बदल सकती है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये किताबें काम करती हैं, मतलब सच में? देखिए, कुछ हद तक हाँ। मनोविज्ञान में एक तरीका है जिसे बिब्लियोथेरेपी कहते हैं। बिब्लियोथेरेपी यानी किताबों के जरिए इलाज। रिसर्च बताती है कि कुछ अच्छी रिसर्च पर आधारित किताबें हल्के तनाव या डर जैसी समस्याओं में मदद कर सकती हैं। कुछ मामलों में तो वे किसी थेरेपिस्ट से बात करने जितनी ही असरदार भी हो सकती हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है बड़े-बड़े वादों में और वैज्ञानिक आधार की कमी में। कई लेखक अपनी व्यक्तिगत कहानियों के आधार पर ऐसे दावे करते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता। 5 मिनट में किसी भी डर को भगाएं या 1 हफ्ते में करोड़पति बने। हाँ, मैंने पढ़ी है ऐसी किताबें। इस तरह की बातें लोगों में झूठी उम्मीद पैदा करती हैं। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी है। तभी ये चमत्कारी तरीका उन पर काम नहीं कर रहा। तो वो कोशिश करना ही छोड़ देते होंगे। बिल्कुल, वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि वे कभी नहीं बदल सकते। इसे फॉल्स होप सिंड्रोम कहते हैं। ये मदद करने के बजाय और नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर किसी को सही में मदद चाहिए तो वो एक अच्छी और बुरी सेल्फ हेल्प किताब में फर्क कैसे करे? कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखें कि क्या लेखक अपनी बातों के समर्थन में कोई रिसर्च या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जिक्र कर रहा है। यानी क्या कोई सबूत है? हाँ। फिर लेखक की योग्यता, क्रेडेंशियल्स क्या है। सिर्फ मशहूर होना किसी को एक्सपर्ट नहीं बना देता। सही बात है। जो किताबें तुरंत और चमत्कारी नतीजों का वादा करें, उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असली बदलाव में समय और मेहनत लगती है। और सबसे जरूरी बात, अगर समस्या गंभीर है, जैसे डिप्रेशन या कोई और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, तो किताब पढ़ना काफी नहीं है। ऐसे में किसी प्रोफेशनल से मदद लेना ही सबसे सही रास्ता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक किताब पढ़ लेने से हमारा दिमाग नहीं बदलने वाला। हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हाँ बिल्कुल।
तो वो व्यवहारिक रणनीतियां क्या हैं? हम असल में कर क्या सकते हैं? बिल्कुल। पहली बात तो ये माननी होगी कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ, ठीक है। सबसे पहली और सबसे असरदार रणनीति है फैसले लेने में जल्दबाजी न करना। ये सीधे सीधे सिस्टम 1 के ऑटो पायलट को रोकने का तरीका है। मतलब उस घर वाले एजेंट को तुरंत हाँ या ना कहने के बजाय थोड़ा समय लेना। सही। जब एजेंट आप पर दबाव डाले तो कहें, मुझे सोचने के लिए 24 घंटे चाहिए। ये छोटा सा ठहराव आपको एंकरिंग इफेक्ट और भावनात्मक दबाव से बाहर निकालकर आपके तर्क संगत सिस्टम 2 को सोचने का मौका देता है। 1 या 2 दिन रुकना हमेशा बेहतर होता है। ज्यादातर बड़े फैसलों के लिए तो हमेशा। और कंफर्मेशन बायस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने ही विचारों के उस बुलबुले से कैसे बाहर निकलें? इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जानबूझकर ऐसी जानकारी या राय ढूंढने की कोशिश करें जो आपकी सोच के खिलाफ हो। मतलब अपने शैतान का वकील बनना? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे स्टील मैनिंग भी कहते हैं, यानी विरोधी के तर्क को उसके सबसे मजबूत रूप में समझना, न कि सबसे कमजोर रूप में। ये दिलचस्प है। अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो उस इलाके को पसंद नहीं करता। उससे पूछें कि उसे वहां क्या समस्याएं दिखती हैं। ये आपको एक संतुलित नजरिया देगा। ये तो बहुत शक्तिशाली तरीका है। और लॉस अवर्जन वाले डर का क्या करें? ये मौका हाथ से निकल जाएगा वाली सोच से कैसे लड़ें? इसका तरीका है रीफ्रेमिंग, यानी नजरिए को बदलना। रीफ्रेमिंग। जब दिमाग में ये ख्याल आए कि अगर मैंने ये घर नहीं खरीदा तो मैं इसे खो दूंगी, तो खुद से एक दूसरा सवाल पूछें, अगर मैं ये घर नहीं खरीदती तो मेरे पास और कौन से अवसर या विकल्प खुले रहेंगे। अच्छा। ये आपके दिमाग को नुकसान की सोच से निकालकर संभावनाओं की सोच की तरफ ले जाता है। आप अपने फैसले को डर से नहीं बल्कि चुनाव की ताकत से ले पाते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब पर नजर रखने के लिए चिंतन या रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। जर्नलिंग यानी अपने विचारों को लिखना एक बेहतरीन टूल है। लिखना? हाँ, जब आप अपनी सोच को कागज पर उतारते हैं तो आप अपने सोचने के पैटर्न को बाहर से देख पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अरे, यहाँ मैं एंकरिंग का शिकार हो रही थी, या यहाँ मैं सिर्फ वो ही जानकारी देख रही थी जो मैं देखना चाहती थी। और अपनी गलतियों से सीखने में भी मदद मिलती होगी। हाँ, और जब कोई फैसला गलत हो जाए तो हाइंडसाइट बायस, यानी मुझे तो पहले से ही पता था वाली सोच में फंसने के बजाय आप अपनी जर्नल देखकर समझ सकते हैं कि उस समय आपके पास क्या जानकारी थी और आपने फैसला क्यों लिया था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसके अपने कुछ बग्स और शॉर्टकट्स हैं। सही कहा। और इन शॉर्टकट्स के बारे में जानना निराश होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम सिस्टम 1 के ऑटो पायलट पर सवाल उठा सकते हैं। हम ये पहचान सकते हैं कि कब हमें रुककर अपने धीमे और तर्क संगत सिस्टम 2 को काम पर लगाने की जरूरत है। ये सिर्फ बेहतर फैसले लेने या काम में उत्पादकता बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये शायद एक ज्यादा साफ और शांत दिमाग के साथ जीने के बारे में भी है। बिल्कुल। जब आप उन चीजों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, या जब आप हर चुनौती को एक समस्या के बजाय सीखने के मौके की तरह देखने लगते हैं, तो जिंदगी की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। इस हफ्ते आपने ऐसा कौन सा छोटा या बड़ा फैसला लिया जो शायद अनजाने में इनमें से किसी एक बायस से प्रभावित हुआ हो? और अब जब आप इसके बारे में जानते हैं तो आप क्या अलग तरीके से करते? इस पर जरूर सोचिएगा। इस तरह की और भी गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सोचते रहिए, लेकिन सीधा सोचिए।